बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच तो यह पीटीवी न्यूज इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की सरबराही में वफाकी काबीना का इजलास हुआ जिसमें 13 नुकाती एजेंडा ज़ेर गौर आया। इजलास में प्रोडक्शन ऑर्डर, हज पॉलिसी और इस्लामाबाद के मास्टर प्लान के साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म के दौरे अमरीका से मुतल्लिक उमूर पर तफसीली गौर व गौस किया गया। इजलास के बाद इसकी तफसीलात शेयर करते हुए मामले खसूसी बराए इत्तलात व नशर डॉक्टर फिरदौस आशिक अमान साहबा ने बताया कि वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से जो मंशियात फरोशी या इसके साथ साथ मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन में मुलविस अरकान असम्बली हैं, इनके प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया और काबीना ने इस मामले पर वज़ारत कानून को कहा है कि इसमें तरमीम या चेंजेस को सजेस्ट किया जाए। दूसरी तरफ हज पॉलिसी के हवाले से एक अच्छी खबर यह है, जो लोग हज के लिए इस दफा इरादा रखते हैं कि पाकिस्तान को एक्स्ट्रा कोटा मिला है सऊदी अरब की जानिब से 6000 से जायद मजीद जो हुज्जाज कराम है वो ये फरीजा सरंजाम देंगे और उनके लिए कुरानंदाजी की जाएगी। इसके साथ साथ इस्लामाबाद के मास्टर प्लान के हवाले से भी बात हुई। इन नुकात को आज की नशिस्त में जेर बहस लाएंगे। दूसरी जानिब अगर मुल्क की सियासत की हम बात करें तो कल एक बड़ी गिरफ्तारी अमल में आई है। मुस्लिम लीग नवाज के मेंबर कौमी असम्बली और पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह साहब को मंशियात फरोशी के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया और आज एंटी नारकोटिक्स फोर्स के जानिब से इन्हें जिला कचहरी में पेश किया गया और मजिस्ट्रेट से जो है वो फिजिकल रिमांड की सदा की गई थी। ताहम उन्होंने इनको जुडिशल रिमांड पर 15 किलो हेरोइन की बरामदी के इल्जाम पर जेल भेज दिया है। राना सनाउल्लाह साहब के साथ साथ 5 दीगर अफराद भी हैं जिनको रिमांड पर जेल भेजा गया है। अपोजिशन जमातों की जानिब सर इस पर काफी इतराजात उठाए जा रहे हैं, इसकी मजम्मत की गई है और इसे पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का नाम दिया गया है। दूसरी जानिब साबिक सदर आसिफ जरदारी साहब और उनकी हमशीरा डॉक्टर फरियाल तारपुर साहबा का भी जो जिस्मानी रिमांड है इसमें 13 रोज की तौसीक की गई है। बिलखुसूस जरदारी साहब का जो मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस है, इसके साथ साथ जो पार्कलैंड केस है उसमें भी चूंकि अब इनकी गिरफ्तारी अमल में आ चुकी है तो उसका जिस्मानी रिमांड भी दिया गया है। एक तो इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे कि हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान जो मामलात हैं वो तनाव का शिकार हैं और ये जो हालिया गिरफ्तारी है इस पे अपोजिशन जो है वो सीख पा है। अगरचे हुकूमत की जानिब से कहा गया है कि ये मामलात सियासी नहीं है, कानूनी है। ताम इस नुक्ते पर भी हम गुफ्तगू करेंगे और अब से जो विफाकी बजट 2019-2020 है वो नाफिजुल अमल हो गया है कल से 1 जुलाई से। इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। टैक्स एमनेस्टी स्कीम के हवाले से भी चूंकि कल आखिरी रोज है, 3 दिन की तौसीक की गई थी और कल रात 12 बजे के बाद कार्रवाई शुरू हो जाएगी, उस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे। इन तमाम नुकात का आज की नशिस्त में अहाता करेंगे। मेरे साथ बड़ा जामे और नुमाइंदा पैनल इस्लामाबाद स्टूडियोज और कराची से मौजूद है, उनका तारुफ मैं आपसे करा देता हूं। हमारी आज की पहली मेहमान शख्सियत हैं, वज़ीर-ए-आज़म के तर्जुमान हैं और एक बड़े जबरदस्त किस्म के सियासतदान है, मुल्क की सियासत पर गहरी नजर रखते हैं। नदीम अफजल चंद साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। आपके बराबर में तशरीफ फरमा है सेनेट ऑफ पाकिस्तान के रुकन है, बलूचिस्तान अवामी पार्टी से आपका ताल्लुक है। अनवारुल हक काकड़ साहब, आपका बहुत शुक्रिया। DSNG लिंक पर कराची से हमारे साथ मौजूद है मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा, फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर फॉर स्टेट्स एंड फ्रंटियर रीजन जनाब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड कादिर बलोच साहब, आपका बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ मौजूद हैं टेलीफोन लाइन पर सीनियर पार्लियामेंटेरियन है, पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा शैला रजा साहिबा जो प्रोविंशियल मिनिस्टर हैं फॉर वुमेन डेवलपमेंट हुकूमत सिंध की और ऑब्वियसली मेंबर सूबाई असेंबली है। आप चारों मोस्ट मेहमानों को हम फॉर्मल वेलकम करते हैं। गुफ्तगू का आगाज आप लोगों की इजाजत से, चूंकि चंद साहब स्टूडियो से मौजूद हैं और वज़ीर-ए-आज़म के तर्जुमान हैं। चंद साहब, आज जो आपसे हम गुफ्तगू का आगाज करेंगे, सवाल मैं आपके लिए फ्रेम कर देता हूं। राना सनाउल्लाह साहब की गिरफ्तारी अमल में आ चुकी है और अब उन्हें जेल भेज दिया गया है जुडिशल रिमांड पर। इसके साथ साथ आसिफ जरदारी साहब की भी जो जिस्मानी रिमांड है उसमें भी 13 दिन की तौसीक कर दी गई है। पार्कलैंड में भी उनकी गिरफ्तारी अमल में आ चुकी है और जज साहब से आज वो जब पूछ रहे थे तो नैब ने बताया कि 21 या 22 के करीब उनकी इंक्वायरीज हैं। अपोजिशन इस तमाम अमल को पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन से ताबीर कर रही है। चूंकि आप वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के तर्जुमान हैं, क्या ये सियासी बुनियादों पर हाई प्रोफाइल गिरफ्तारियां अमल में आ रही हैं? प्राइम मिनिस्टर साहब का भी व्यू दीजिएगा और एज ए डेमोक्रेट आप इसको किस तरह देखते हैं? देखिए जी, 2 चीजें, जो गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू है वो तो बड़ा क्लियर है और मेरे ख्याल प्राइम मिनिस्टर साहब से जो मेरी डिस्कशन भी होती है और आज कैबिनेट के अंदर भी थोड़ी बहुत हुई, पहले भी होती रहती है, वो विक्टिमाइजेशन पे बिल्कुल बिलीव नहीं करते। अच्छा। लेकिन अकाउंटेबिलिटी पे बड़ा फर्मली बिलीव करते हैं और अकाउंटेबिलिटी से पीछे 1 इंच नहीं हटना चाहते और समझते हैं कि मैंने जो लोगों से वादा किया था, मैंने वादा किया था कि अकाउंटेबिलिटी जरूर होगी, अक्रॉस द बोर्ड होगी। अच्छा।
अब देखना यह है कि अकाउंटेबिलिटी करने वाले इदारे कितना ट्रांसपेरेंट करते हैं ताकि किसी को विक्टिमाइजेशन का शुबा ना गुजरे। ठीक है, ये एक जिम्मेदारी है अकाउंटेबिलिटी करने वाले इदारों की, उसमें जुडिशरी हो, उसमें नैब हो, FIA हो, अब एंटी नारकोटिक्स फोर्स भी आ गई है, ये हो या कोई भी इदारे हो। तो मैं समझता हूं कि विक्टिमाइजेशन नहीं होनी चाहिए। तासर को कैसे जाहिर किया जाएगा जो क्रिएट कर रही है, क्या वजह है कि उन्हीं की गिरफ्तारी? देखें, अपोजिशन को ये तासर जाहिर होना चाहिए और लोगों को फेयर बिल्कुल मौका देना चाहिए, फेयर ट्रायल का भी। और मैं समझता हूँ मीडिया बड़ा इंडिपेंडेंट मीडिया है और मीडिया जाके रिपोर्टिंग करे और देखे, और इदारों का काम है फैसले करें, मेरिट के ऊपर ट्रांसपेरेंट फैसले करें। कोई हुकूमत की तरफ से तो मेरे ख्याल में कुछ नहीं, ऐसा सिस्टम ही कोई नहीं है। अब तो जुडिशरी इतनी इंडिपेंडेंट है, अब वो टेलीफोन पे फैसले करने वाला जमाना तो गया। ठीक है, जब टेलीफोन पे फैसले हुआ करते थे और टेलीफोन करके लोगों को सजाएं दिलवाई जाती थी, तो अब तो बाकी हुकूमत के आप पार्टी भी कंडेम कर रही है राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी को, और राना साहब बड़े सख्त नाकिद रहे हैं माजी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। और आज कमर जमान कायरा साहब जो है उन्होंने कहा कि ना उसकी कोई फुटेज है, ना कोई वीडियो बनी, और पैट्रियट 2 बनने का भी इशारा दिया है कि सिंध हुकूमत के हवाले से भी, चूंकि आपके फॉर्मर मौजूदा कुलीग है फवाद चौधरी साहब, उन्होंने कहा था कि अगर वजीर आजम साहब चाहें तो सिंध हुकूमत भी हम चेंज हो सकती है। देखिए, मैं इसके ऊपर कोई राय नहीं दूंगा, इसलिए कि मेरे साथ जो डिस्कशन खान साहब के सामने हुई है उसमें तो कोई सिंध हुकूमत को हटाने की या कोई ऐसा कोई डिस्कशन नहीं हुई। ठीक है, ये फवाद चौधरी साहब अपनी राय, वो एक इंडिपेंडेंट सियासतदान है, वो अपनी राय खुद दे सकते हैं। मैं कैबिनेट का ऐसा ही है, ना मैं उनका फॉलोअर हूँ ना वो मेरे फॉलोअर हैं, तो एक कुलीग हैं, उनकी अपनी राय हो सकती है। मेरे इल्म में ऐसी कोई बात नहीं है और कोई ऐसी डिस्कशन भी नहीं है। ओके, जनरल कादिर बलोच साहब, आपको भी वेलकम करते हैं, शाला रजा साहब को भी वेलकम करते हैं। जनरल कादिर बलोच साहब, सर ये बताएगा, APC हुई थी, उसमें आप भी मौजूद थे, और APC में ये फैसला हुआ था कि हुकूमत को आप लोग टफ टाइम देंगे, लेकिन जो हालात हमारे सामने आ रहे हैं, लगता है PMLN को टफ टाइम जो है उसका सामना है। राना सनाउल्लाह साहब की गिरफ्तारी हो गई, और इसके साथ साथ शायद खाकान अब्बासी साहब के खिलाफ भी तहकीकात जो है वो भी हो रही है। LNG के हवाले से एसद इकबाल साहब भी अंडर स्क्रूटिनी है, और आप हुकूमत पंजाब के तर्जुमान कह रहे थे कि आपके 35 MPs जो हैं वो PTI की हुकूमत के साथ राब्ते में है। तो क्या ये बुरा वक्त अब आपका शुरू हो गया? आप तो हुकूमत के लिए बुरा वक्त लाने का सोच रहे थे जनरल कादिर बलोच साहब, यहाँ इस्लामाबाद में बैठकर। इसमें कोई शक नहीं है। इसमें जो APC हुआ था, मैं वहां पर मौजूद था। बजाय इसके कि मैं उसकी पूरी कार्रवाई आपको बता दूं कि वहां पर क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, लेकिन पीपल्स पार्टी की तरफ से एक हेजिटेशन की वजह से इमीडिएटली कोई प्रोग्राम शुरू करने के बारे में, तो तमाम का तमाम बोझ जो है मुस्लिम लीग नून की तरफ आया, क्योंकि सियासी जमातें, बुनियादी तौर पर बड़ी सियासी जमातें मुल्क के अंदर इस वक्त मुस्लिम लीग नून है और पीपल्स पार्टी है। बताइएगा जनरल साहब की जो इब्तिदाई कलमात थे, वो कहते हैं पीपल्स पार्टी को कोई हेजिटेशन थी जिसकी वजह से शायद APC का भी हो, चुकी अपनी बात मुकम्मल करेंगे तो फिर हम उससे नतीजा को अखज़ करेंगे। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा, चंद साहब कह रहे हैं किसी किस्म की कोई पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का ख्याल नहीं है, ना वजीर आजम साहब का, ना उनकी हुकूमत का, लेकिन पीपल्स पार्टी, आज कमर जमान कायरा साहब भी बड़े गर्जे बरसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में और कह रहे थे कि पैट्रियट 2 बनाई जा रही है। जरदारी साहब का भी ये कहना है, राना सनाउल्लाह साहब की गिरफ्तारी पर भी बहुत मुज़म्मती बयान सामने आया है। क्या वजह है कि पीपल्स पार्टी समझती है कि जो ये एहतसाब हो रहा है इसमें इंतकामी रंग ज्यादा गालिब है? शाला रजा साहिबा। देखिए, बात यह है कि हमारी पार्टी के बहुत सारे इख्तलाफात PMLN के साथ साथ राना सनाउल्लाह से भी रहे जी, और मैं समझती हूँ कि उसमें मैं तो बहुत आगे और पर्सनली, लेकिन अब वही लोग जिनकी वजह से हम इख्तलाफात करते थे, मेरे भाई नदीम भी करता था, अब वही लोग ट्रेजरी बेंचेस पे बैठे हुए हैं PTI के साथ, और राना सनाउल्लाह के बजाय अब हमें शहरियार आफरीदी की पींगे उनसे मिलती है, और अब तो वो एक बहुत बड़ी पार्टी उनको शामिल भी कर चुके हैं अपने साथ। तो एक तो बात यह है, मेरा जितना भी करीबी दुश्मन हो, मैं तो ये नहीं चाहूंगी कि उसको एक फजूल किस्म के केस में इस तरह से जो है उसको गिरफ्तार करा दूं ताकि वो मेरे सामने खड़ा ना हो सके, मेरे ऊपर बोलने के बजाय, मुझे टारगेट करने के बजाय वो अपने मसाइल में फंस जाए। तो राना सनाउल्लाह नजर आ रहे थे, बात कर रहे थे, लोगों टाइम दे रहे थे TV पे, हुकूमत को मसला है, एंकर्स को थप्पड़ मारे जा सकते हैं, घूसा मारा जा सकता है,
नौकरियों से निकलवाया जा सकता है, ऑपोजिशन को गिरफ्तार किया जा सकता है। तो एक ऐसा वजीर आजम जो ऐसी कैबिनेट जो कि असेंबली में आंसरेबल नहीं है, उसके साथ बैठ के एक ऐसे वक्त में जब 24 रुपए CNG पे बढ़ गए और एक महंगाई का तूफान बरस पड़ा, वो ये देखने के बजाय कि फैसलाबाद में जो है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज बंद पड़ी है, कराई इंडस्ट्री बंद पड़ी है, सीमेंट डिस्ट्रीब्यूटर्स ने जो है वो हड़ताल की हुई है और ताजिर जो है FBR के सामने धरना दे रहे हैं, वो इन सारे मसाइल पे बात करने के बजाय बैठ के ये बात कर रहा हो कि जिन लोगों पे इल्जाम है उनके प्रोडक्शन ऑर्डर ना हो और जो मुस्तनद तरीन लोग हैं वो मेरे साथ बैठ के पॉलिसीज थे, तो उसको मैं उसकी ज़हनी और सियासी दिवालियेपन पे मैं क्या बात करूं। मैं यही बात कर सकती हूँ कि जी आप शुरू करें। अजराना सनाउल्लाह के लिए जिन लोगों ने मुजाहरा किया वो 21 लोग भी जेल में बंद हो गए। सही। तो आपको कितने लोग चाहिए? जेलें छोटी पड़ जाएंगी। लेकिन मैं भी चंद साहब कह रहे हैं कि अदलिया आजाद है, तो मामला चूंकि अदालतों में है तो अदालतें इसका फेयर ट्रायल करके फैसला दे देंगी। अच्छा, इसमें एक मामला है जो मुझे राजा आमिर से उनके साथ प्रोग्राम कर रही थी तो मुझे पता चला जी कि इसमें एंटी नारकोटिक्स में जो है आप जैसे पुलिस पकड़ती है तो पुलिस का बयान जो है वो काबिल एतमाद नहीं समझा जाता और उसकी गवाही को, लेकिन अगर ANF के लोग पकड़ें और वो खुद ही गवाही दे दें कि ये निकला है तो वो काबिल कबूल होती है। अब एक शख्स जो है जो 2 दिन पहले कह रहा है कि मुझे पकड़ा जा सकता है और ये सब है, क्या वो इतना बेवकूफ होगा? और वो भी राना सनाउल्लाह कि वो जिसको मालूम है कि मुझे पकड़ा जा सकता है वो इस तरह से मंशियात लेके चले। ठीक। और आप कहें कि अदालत में साबित हो जाएगा, आपने तो उसे एंगेज कर दिया ना। अच्छा ठीक। तो आपकी तरफ से वो हट गया, अब वो अपने मुकदमे में लग गया। आप बंदा रहे उस तरह चलाइए। बजट से तवज्जो हटाने के लिए कोशिश की जा रही है। बिल्कुल जी। जवाब भी ले लेता हूँ चंद साहब से, फिर अनवारुल हक काकड़ साहब पे जाऊंगा। नदीम भाई इसका जवाब दीजिए कि ये तवज्जो हटाओ काविश है जो लुब्बे लुबाब मैं समझ सकूं शैला रजा साहबा के, और आज जो चूंकि आप कैबिनेट में मौजूद थे ऐसी बात प्राइम मिनिस्टर साहब की जानिब से की गई है कि जो करप्शन या मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्विस अरकान असम्बली उनके प्रोडक्शन ऑर्डर न जारी किए जाए। प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से नहीं की गई, लेकिन कुछ वज़रा ने कहा है कि जो मनी लॉन्ड्रिंग या जो एंटी स्टेट एलिमेंट जो है कुछ लोग उनको असम्बली में आग नहीं आना चाहिए और फिर आके इंटरव्यू कम से कम प्रोग्राम रिकॉर्डिंग नहीं करवानी चाहिए, रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। ऐसी बात नहीं। प्राइम वजारत कानून को भेजा गया है नहीं, आज वजीर कानून साहब थे ही नहीं। अच्छा, तो ऐसी कोई ये डिस्कशन एक छोड़ी 1-2 मिनट के लिए हुई है, बाकी कोई नतीजा इतना कोई नतीजा पसंद नहीं है। और दूसरा तवज्जो हटाने के लिए बजट यकीनन देखें महंगाई भी है, इसमें कोई शक नहीं, लोग मुश्किलात में भी हैं, लेकिन ये क्रिटिकल महीने 1-2 इसके बाद इंशाल्लाह आप देखेंगे हालात ठीक हो जाएंगे। अब एसेट डिक्लेरेशन स्कीम बड़ी कामयाबी से जारी है, लोग धड़ा अपने एसेट डिक्लेयर कर रहे हैं और बड़ी रेवेन्यू भी इकट्ठा हो रहा है, और आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि हालात बेहतर होंगे इंशाल्लाह, अब खराबी की तरफ नहीं जाएंगे। और ये जो कहा जा रहा है जैसे शैला साहब के इंगेज कर लिया, क्योंकि राना सनाउल्लाह को उन्होंने नाम लिया, क्योंकि देखिए जी, इस बारे में मैं मेरी क्लियर राय है कि अदल होना चाहिए। अदल का तकाजा राना सनाउल्लाह हो या नदीम अफजल हो या शैला रजा हो, ठीक है, विक्टिमाइजेशन नहीं होनी चाहिए। व्यूअर्स एक छोटा सा वक्त लेते, हम लौट के आते हैं। रॉयल पैंट से मिले खूबसूरती और दिलकशी का मुनफरिद अंदाज। रॉयल पैंट, साथ जिंदगी भर का। अब जब सब कुछ स्मार्ट है तो फैन भी स्मार्ट ही चलेगा। रॉयल फैन की स्मार्ट फैन रेंज है नॉइसलेस। इसका रिमोट से आपको कंट्रोल और कन्वीनियंस, और AC/DC इन्वर्टर फंक्शन बनाए इसे एनर्जी सेवर। रॉयल फैन, साथ जिंदगी भर का। जी वेलकम बैक। जनरल कादर बलोच साहब, सर प्लीज अपने आर्गूमेंट मुकम्मल कीजिएगा। गो हेड जनरल साहब।
जी, मैं अर्ज कर रहा था कि ये जो एपीसी में जो तैयारी की बात की गई वहां पर कि हुकूमत के खिलाफ किसी स्टेज के ऊपर एक तहरीक चलाना था, उस तहरीक को असल में ताकत मिलनी थी पीपल्स पार्टी की तरफ से और मुस्लिम लीग नून की तरफ से, और इस ताकत को मेन जो एरिया था वो पंजाब का एरिया था जहां से ये कार्रवाई की जानी थी। तो पीपल्स पार्टी की थोड़ी सी हेजिटेशन, ज्यादा तैयारी की रिक्वायरमेंट थी और मुस्लिम लीग नून इसके लिए तैयार था, और इस मकसद के लिए इवन टास्किंग की गई थी राना सनाउल्लाह साहब की कि वो लोगों को तैयार करने के लिए जो कार्रवाई की जानी है, जो कॉन्टेक्स्ट किया जाना है, जो राबते वगैरह कायम किए जाने, उस काम में वो शुरू हो जाए। एक तो ये मसला था मेरे ख्याल में कि राना साहब को क्यों टारगेट किया गया। दूसरी बात, ये कल से जो ऐलान था पासिंग यूनिट्स का फैसलाबाद में, और राना साहब फैसलाबाद में बहुत पॉपुलर हैं, और ये भी थी कि अगर वहां पर कोई कार्रवाई शुरू होना था तो राना साहब की क़यादत उसको नया होने का डर था। एक ये बात ये थी, और इस बात को मैं थोड़ा सा आगे चलाने की कोशिश करूंगा कि राना सनाउल्लाह को जिस तरीके से टारगेट किया गया, प्लानिंग तो की जाती है ऊंचे लेवल पे, जहां पर बड़े समझ वाले लोग अगर कोई इरादा कर लेते हैं तो अपने इरादे का इजहार करते हैं, लेकिन बदकिस्मती ये है कि जब इम्प्लीमेंटेशन की बारी आ जाती है मामला, फिर वो जेल एसएचओ के हाथ में चला जाता है और वो फिर वही पुरानी अपनी कार्रवाई कर देता है कि चलो जी 15 केजी इसके ऊपर हशीश डाल लेते हैं, मसला कोई नहीं है, हीरोइन डाल लेते हैं और फलान कर लेते हैं, वो डालने की कार्रवाई की जाती है। राना सनाउल्लाह ने उसी मीटिंग में, जिसको मैं कोट कर रहा हूं, वहां पर कई मरतबा उसने बोला कि मुझे जो है ना चेज किया जा रहा है, मुझे मेरी सर्वेलेंस की जा रही है, मेरे साथ ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये तमाम बातें हमने खुद सुनी थी वहां पर। और एक आदमी जो कि अंडर सर्वेलेंस हो, जिसको चेज किया जा रहा हो, जो टारगेट हो, जिसने पंजाब को मोबिलाइज करना है, वो इतना बेवकूफ है, और वो भी फैसलाबाद से हीरोइन लेके वो जाएगा लाहौर में बेचने के लिए, जैसे लाहौर में वहां बेचने वाला कोई आदमी नहीं है, या लाहौर से आगे कोई स्पेशल जहाज है उसमें डाल के बैरून मुल्क उसको भेजेगा। खौफ खुदा करे ये हुकूमत वाले लोग जब कार्रवाई करते हैं, अगर कुछ करना भी है तो फिर जरा थोड़े से ज्यादा अक्लमंद लोगों को शामिल कर ले, वो उनके लिए बेहतर प्लान कर सकते हैं, सीनियर लेवल के लोगों को शामिल कर ले, वो बेहतर प्लान कर सकते हैं। ये हुकूमत जो है जिस जिन हथकंडों पे उतरी है, ये उसके लिए तबाहकुन साबित होंगे, ये तो जला बख्शेंगी। जितने ज्यादा ये लोग अपना जोर लगा लें, इसके बाद शायद खाका अब्बासी को गिरफ्तार कर ले, और उसके बाद और भी एक और राणा साहब हैं हमारे, वो भी उनके टारगेट पे है, बेशुमार मुझे गिरफ्तार कर ले, दूसरों को गिरफ्तार कर ले। वो अगर समझते हैं कि इससे मामला सुलझ जाएंगे, मैंने बलूचिस्तान में जो कार्रवाई करनी है, अगर मुझे टास्किंग की जाती है तो मैं करूंगा, पब्लिक के साथ मैं खड़ा रहूंगा, अवाम के साथ हम खड़े रहेंगे, अवाम को इस तरह नहीं छोड़ेंगे कि उसको पीस लिया जाए महंगाई के हाथों, उनके लिए उनकी चीखें निकल जाएं, दाने शबीना के लिए मोहताज हो जाए, एक टाइम की रोटी ना मिले, हम उनके साथ खड़े होंगे। कितनों को गिरफ्तार करेंगे, ये गिरफ्तारियों से कुछ नहीं होगा। ये इस पार्टी की बड़ी डेप्थ है और इसकी क़यादत भी बहुत गहरी है। जिसको मर्जी गिरफ्तार कर ले, उसके बाद जो कोई आ जाएगा तो वही संभाल लेगा। क़यादत इस तरीके से कार्रवाई नहीं की जाती है। दूसरी बात जो नदीम भाई ने कहा था कि ये इस किस्म की कार्रवाई हुकूमत नहीं करती है और अदालतें वगैरह हुकूमत नहीं करती है, चलो यकीन करते हैं नदीम भाई की बातों के ऊपर, बिल्कुल यकीन कर लेते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं है। लेकिन मेहरबानी करें नदीम भाई, अपने प्राइम मिनिस्टर साहब को एडवाइस करें कि वो मेहरबानी करके बोले तो नहीं, कम से कम कंट्रोल में रहे। जब वो बयान देता है कि मैं पकड़ूंगा, मैं अंदर करूंगा, मैं जेल में डालूंगा, मैं मूंछों से पकड़ के ये करूंगा वो करूंगा, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, ये इन बातों जिसको इस किस्म की बातचीत जब की जाती है तो पब्लिक नेचुरली मजबूर हो जाती है इस बात पे यकीन करने के लिए कि जो कुछ किया जा रहा है हुकूमत की तरफ से किया जा रहा है। नैब के बारे में कहा जाता है वो इंडिपेंडेंट है, कॉन्स्टिट्यूशनल वो एक अदारा है। व्हाट अबाउट ANF, व्हाट अबाउट FIA, ये तो गवर्नमेंट के कंट्रोल में है और इनके थ्रू अभी कार्रवाई कराना उन्होंने शुरू कर दिया है। तो एक और बात नदीम भाई ने कहा था, उन्होंने कहा कि जी सियासतदान इंडिपेंडेंट है कैबिनेट के, और फवाद साहब ने अगर कोई बात की है तो उनकी अपनी, उन्होंने ये कहा था। जी मेरे ख्याल में आपका नुकता आ गया, मैं आपको दोबारा लौट के आता हूँ चंद साहब से पूछते, लेकिन अनवरुल्लाह काट साहब माजरत आपको देर से आ रहे हैं। सर APC का हवाला दे रहे हैं जनरल कादिर साहब, उसमें ये भी तय हुआ था कि जो चेयरमैन सेनेट है, क्योंकि नंबर गेम्स PMLN पीपल्स पार्टी और अपोजिशन की जमातों के पूरे हैं, उनको जो है वो हटाया जाएगा और इससे शुरुआत होगी और इससे इब्तिदा होगा अगेंस्ट द गवर्नमेंट। क्योंकि आपकी जमात से उनका ताल्लुक था, तो वो चेयरमैन सेनेट है बलूचिस्तान आवामी पार्टी से,
उन्होंने ये बयान दिया है कि नहीं वो डट कर मुकाबला करेंगे। तो अगर हम नंबर गेम्स की बात करें, यू बीइंग ए रिस्पेक्टेबल सेनेटर, क्या कहेंगे इस वक्त वेयर दी गवर्नमेंट इज स्टैंडिंग टुडे और ऑपोजिशन कहाँ खड़े हैं? क्योंकि पीटीआई ने कहा है कि वो पूरा सपोर्ट करेंगे। कल भी प्राइम मिनिस्टर साहब एक इंटरव्यू में कह रहे थे कि वो 100% सादिक सरजाई साहब को सपोर्ट करेंगे। इस हवाले से क्या कहेंगे आप? देखिए जी, बाजार जो नंबर गेम्स है हमें इससे कोई इनकार नहीं है कि वो उसका पलड़ा जो अपोजिशन का अलायंस बन गया है उसकी तरफ है। मगर इशू ये है कि नंबर गेम के हवाले से पहले दिन भी हमारी ये कैपेसिटी नहीं थी कि हम चेयरमैन सेनेट इलेक्ट कर पाते। ठीक है, हमने एक पॉलिटिकल क्वेश्चन पाकिस्तान के लोगों के सामने, सियासी पार्टियों के सामने रखा कि जब से फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान 1973 कॉन्स्टिट्यूशन के कॉन्स्टिट्यूट हुई है, तश्कील पाई है, हाउस ऑफ फेडरेशन में जो सेंस ऑफ इक्वालिटी के लिए इकाइयों को एक सेंस देने के लिए कि आप एक जैसे हैं, वो ट्रांसलेट नहीं हुई थी बलूचिस्तान के केस में। और हमने ये नुक्ता रखा कि बलूचिस्तान को क्या कोई भी शख्स इन 50 सालों में इसका अहल नहीं था कि वो इस मनसब पे आता। ये बात उसूली तौर पे तस्लीम की गई और मुख्तलिफ सियासी जमातों जिसमें पीपीपी, पीटीआई, एमक्यूएम, फाटा, फॉर्मर और बाकी दोस्त हमारे अपने भी जो थे, उन्होंने मिलकर संजय साहब को चेयरमैन सेनेट इलेक्ट करवाया। हम अभी भी यही गुजारिश रखते हैं कि ठीक है, माहौल सियासी तौर पे तल्ख है इस वक्त मुल्क में, उस सियासी तल्खी का चेयरमैन सेनेट की पोजीशन से क्या लेना देना, और क्या जो नान शबीना के मसाइल हैं वो साजिद संजाई साहब के हटने से हल हो जाएंगे? क्या डॉलर का रेट नीचे आ जाएगा? क्या जो इकोनॉमिक मेस में हम पिछले 50 सालों से फंस चुके हैं, जिस ट्रैप में हम हैं, वो सही डायरेक्शन में चली जाएगी? फिर हम भी कुर्बानी देने को तैयार हैं। लेकिन अगर ये तमाम बातें नहीं हैं तो एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन जिसको विच वॉज वेरी वेल रिसीव्ड थ्रू आउट द प्रोविंस ऑफ बलूचिस्तान, उसमें उनको हटाने का कोई सब्सटेंशियल मीनिंगफुल तब्दीली तो वो ना होगी। वो तमाम का तमाम फोकस गवर्नमेंट से हटके एक मनसब की तरफ जो पहली मरतबा बलूचिस्तान को मिला था वो बोझ उस तरफ जा रहा है। हमारा कहना सिर्फ ये है। शैला रज़ा साहब, ये नुक्ता अच्छा उठाया है वैसे अनवारुल्लाह काकड़ साहब से कि ये जो आप कह रहे हैं कि बड़ी इक्तिसादी मसाइल हैं, जनरल कादिर साहब कह रहे थे कि फैसलाबाद में वो लोगों को मोबिलाइज करना था, आप कह रही थी कि बजट से तवज्जो हटाने की कोशिश है, ये जो गिरफ्तारी अमल में आ रही है, अपोजिशन के साथ जो ताल्लुकात तल्ख हो रहे हैं। लेकिन ये चेयरमैन सेनेट को हटाने से क्या आप लोगों की जो पोजीशन है वो विंडिकेट हो जाएगी? और पीपल्स पार्टी तो पेश थी सादिक संजारी साहब को लाने के लिए, अब वो क्यों उन्होंने टर्न अराउंड कर लिया है पीपल्स पार्टी ने इस मामले पे? शैला रज़ा साहब, अच्छा देखिए, पहली बात तो ये है कि एपीसी में उसके एजेंडा में 1 पॉइंट ये भी था कि चेयरमैन सेनेट को हटाया जाए। अच्छा, और इसके अलावा और भी पॉइंट थे जो कि बहुत इम्पोर्टेंस के हामिल थे, जिसमें खास तौर पर मईशत से रिलेटेड जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और उसको बाईपास जो किया जा रहा है, उससे तमाम पार्टीज ने कहा था कि ये नहीं होना चाहिए। यानी कि नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल की मौजूदगी में हम दोबारा से कोई और सी कमेटी टाइप या कोई इस तरह की चीज बनाएं और उसमें अनइलेक्टेड लोग हों, तो ये सही नहीं है, जिनका मईशत में कोई एक्सपर्टीज भी ना हो। इसके अलावा और भी काफी बातें थी, तो ये इसमें एक पॉइंट चेयरमैन सेनेट का भी था। और हम ये समझते हैं कि अगर ऑपोजिशन कोई ऐसी मूवमेंट कर रही है जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है और वो अपनी एक पावर शो कर रही है और उसे कुछ मसाइल हैं, तो ये ऑपोजिशन का इख्तियार है। और ये जो रहबर कमेटी बनी है, इसमें तमाम सीधा पार्टीज को लेके बनाई गई है और वो अपने तौर पर इसके तरीक़ेकार को डिसाइड करेंगे और बेहतर तरीके से इस पे बात भी करेंगे। और इलामिया आना एक अलग बात है, उसके साथ जब सारे लोग बैठते हैं और उसके और बातों पे गौर करेंगे तो इसको एक मुनासिब वक्त पे करेंगे। लेकिन एक पॉइंट को ज्यादा उठाया गया, जैसे ये पॉइंट ही सबसे ज्यादा अहम पॉइंट था, तो इसको ज्यादा उठाया गया। लेकिन हम ये समझते हैं कि चेयरमैन सेनेट हो या स्पीकर असेंबली हो, इनको बाइस्ड नहीं होना चाहिए। और हमने ये देखा कि इस तरह के मसाइल हैं
اور ہم اچھا یہ جو یہ کریں گے. اگر ہوگا پی ٹی آئی کے ساتھ ہم مل کر کریں تو یہ کام لوگوں کو مسئلہ نہیں ہے. آج پی ٹی آئی نہیں ہے تو لوگوں کو اس پہ اعتراض ہو رہا ہے. ٹھیک. اچھا یہ تو آپ کا پوائنٹ ہے کہ جنرل قادر صاحب کی اپنی گفتگو سنی, وہ کہتے ہیں اے پی سی میں پیپلز پارٹی ہیزیٹنٹ تھی, جس کی وجہ سے یہ ایجوکیشن کا سارا بوجھ پی ایم ایل این پر آ گیا, اور پھر رانا ثناء اللہ صاحب نے موبلائز کرنا تھا, وہ پنجاب کے صدر ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اس لیے ان کو شاید اچھا میں ایک بات کہنا چاہتی ہوں, کیونکہ میں جنرل قادر صاحب کی بہت عزت کرتی ہوں اور میں وہاں نہیں تھی, میرا پارٹی میں خط اتنا نہیں ہے, لیکن جو اعلامیہ آیا تو وہ تو اعلامیہ ہے, اس میں تو پھر میں یہ نہیں کہہ سکتی. میں یہ سمجھتی ہوں کہ جنرل قادر صاحب سینئر ہیں, انہوں نے کوئی بات کی ہوگی تو اس کو سمجھ کے کی ہوگی, لیکن مجھے اپنی پارٹی کی طرف سے اس طرح کی بات نہیں محسوس ہوئی. اچھا. اور میں پھر اس پہ اس طرح نہیں گفتگو کر سکتی جنرل قادر کے سامنے کہ ایسی کوئی بات تھی, کیونکہ میں تو سارا اعلامیہ پڑھ کے اور پورے جو اس کے پوائنٹس ہیں اس میں سب سے جو اہم بات سمجھتی ہوں وہ میں یہ چیزیں سمجھتی ہوں کہ اس میں کہیں بھی جو ایجنڈا میں پوائنٹس تھے اس میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو کہ انکانسٹیٹیوشنل ہو. تو یہ ایک کامیاب اس قسم کی اے پی سی تھی, اور یہ ان جماعتوں کے درمیان ہے جو نظریاتی طور پر ایک دوسرے سے بالکل الٹ ہے. تو ان کا بہت ساری باتوں پہ, بہت سارے پوائنٹس پہ اختلاف بھی ہوگا, اور کیونکہ انہیں ایک دوسرے کو دینا تو کچھ نہیں ہے. حکومت میں جو پارٹیز ہیں وہ چاہے ان کو نفیس بنائیں یا ڈاکو کو کچھ بھی بنائیں یا چپراسی جسے نہ رکھ سکے اسے کچھ بھی بنائیں, ان کے پاس دینے کو ہے, وہ 10 ارب 30 ارب دے سکتے ہیں. ہمارا تو اختلاف کے ساتھ معاملہ آگے چلے گا کہ اس پہ یونائٹ ہوں گے, اس پہ نہیں. ٹھیک ہے, الگ الگ کریں گے مظاہرے, کون سی جگہ پہ مل کے کریں گے, کس چیز پہ ہوں گے, یہ نیچرل ہے. اوکے, یہ نیچرل ہے. یہ ایسے اختلافات جو نیچرل صاحب بتائی گئی, یہ شیلا رضا صاحبہ نے بھی ہے, چونکہ آپ اختر مینگل صاحب والی میٹنگ میں آپ بھی موجود تھے. پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی بھی کہہ رہی ہے کہ جی ڈیولپمنٹ فنڈز دے دیے گئے. پھر وہ پی ایم ایل این کی بات, چونکہ جنرل صاحب سے پوچھنا ہے, آپ سے پوچھ لیتا ہوں. 35 کے قریب ایم پی ایس آج ڈاکٹر شہباز گل کہہ رہے تھے رابطے میں ہیں, نئی ملک صاحب نے کہا پرائم منسٹر صاحب سے ملے ہیں. تو سر یہ کیا آپ پی ایم ایل این کے بندے جو ہیں ان کو لینے جا رہے ہیں؟ دو چیزیں ہیں جی. جو اختر مینگل صاحب کے حوالے سے 6 نکاتی ایجنڈے کے اوپر ان کی بات ہوئی ہے جی, جو پہلے جس کے اوپر ایگریمنٹ تھا, اس کے علاوہ کوئی بات نہیں ہوئی. یہی بات ہوئی کہ مسنگ پرسن, جو ڈیولپمنٹ کے آن گوئنگ پروجیکٹس ہیں, جو بڑے پروجیکٹس ہیں, جو ان کی کالعدم تنظیموں کے بارے میں ان کی باتیں ہوئی, جو مسنگ پرسن کالعدم تنظیموں کے بارے میں جو آپریٹ کر رہے ہیں بلوچستان میں, یہ باتیں جنرل بات. کوئی مجھے 6 نکاتی ایجنڈے میں 10 ارب تو نہیں آتا نا, ڈیولپمنٹس آتی ہے. ڈیولپمنٹس وہ بلوچستان کو ضرورت ہے ڈیولپمنٹس کی. کون سی گورنمنٹ ہے جو کہتی ہے کہ بلوچستان کو بلوچستان پرائرٹی ہے, اور اس وقت تو 56 بلین کے غالباً پی ایس ٹی پی میں اس طرح پروجیکٹ مین پوائنٹ سب سے زیادہ شیئر بلوچستان کو دیا گیا ہے, اور میں سمجھتا ہوں بلوچستان کو دینا بھی چاہیے. پرائرٹی نمبر 1 بھی بلوچستان ہونا چاہیے ہماری, کیونکہ ان لوگوں کی محرومی ہے, غربت ہے, لوگ پہاڑوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, لوگوں کے پاس پانی نہیں ہے, دور دراز کا ایک وسیع رقبے کے اوپر پھیلا ہوا ایک ایریا ہے, اور انسرجنسی سے کتنی انسرجنسی انہوں نے بھگتی ہے. تو میں تو خود بلوچستان میں کئی دفعہ ہو کے آیا ہوں, تو میں سمجھتا ہوں کہ جتنا بھی دیا جائے کام ہے. ٹھیک ہے, اور مینگل صاحب کے جو تحفظات ہیں وہ بھی حکومت نے پرائم منسٹر شیلا صاحبہ کچھ آپ کو کہنا چاہ رہی تھی. شیلا صاحبہ میں کہنا چاہ رہی تھی, مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ عمران نیازی صاحب یہ کہتے تھے کہ ڈیولپمنٹ کے نام پر ایم ایل ایز ایم پی ایز کو جو دیا جاتا ہے وہ بھتہ ہوتا ہے اور یہ نہیں دینا چاہیے. لیکن 29 ارب روپے انہوں نے اس کے لیے کیے, اور کراچی وہ سندھ کی بہت سارے جو منصوبے تھے جو فیڈرل ورکس اینڈ سروسز کے تحت چل رہے تھے, جس میں پاکستان انسٹیٹیوٹ آف فیشن ڈیزائن, میں سب کے نام لے سکتی ہوں. اچھا, یہ 29 منصوبے تھے, ان کو انہوں نے ختم کر کے کراچی میں جو سندھ میں جو پی ٹی آئی اور ایم پی ایم کے ایم پی ایز ہیں ان کو 15-15 کروڑ دیے گئے ہیں. اسی طرح پنجاب میں بھی, کیونکہ ہر کوئی نظریاتی نہیں ہوتا, بدقسمتی سے پرویز مشرف نے جو ضیاء نے جو غیر جماعتی الیکشن کیے تھے, اس کے بعد برادری سسٹم آ گیا اور لوگ پاور گیم میں آ گئے, تو نظریاتی سیاست ڈیولپمنٹ ہر آدمی کھڑا نہیں رہ سکتا. تو مسئلہ یہی ہے کہ 15-15 کروڑ ابتدائی طور پر لوگوں کو دیے گئے ہیں, اور اس طرح یہ سینٹ کو دکھایا گیا ہے
کہ جی آپ کی بھی بولی لگ سکتی ہے، ورنہ یہ وہی نیازی صاحب ہے نا جنہوں کے لوگوں نے قرآن اٹھایا تھا سینٹ میں کہ ہم ادھر نہیں گئے اور انہوں نے نکال دیا تھا. تو جو غدار ہوتے ہیں تو ان کی سزا تو وہی ہوتی ہے. آپ کے ہاں سے غداری کی آپ کو شبہ ہوا آپ نکال دیں اور دوسرے یہاں تک جو غداری کرے آپ اسے لے لیں. اس کا مطلب ہوا کہ آپ کے پاس ایک انصاف ڈرائی کلیننگ کی فیکٹری ہے. گولی لگاؤ، جو آ جائے اسے لے لو، جو نہیں آئے اسے پکڑ لو، اس پہ ہیروئن ڈال دو، اس پہ کچھ بھی ڈال دو. نہیں، میں شیلا کی بات سے اتفاق کرتا ہوں. اگر میں ان کی بات سے اتفاق بھی کروں تو کیا پیپل پارٹی لوگوں کو نہیں لیتی جو آتے ہیں؟ کیا نہیں لیا؟ میں بتاؤں؟ اچھا میری بات سن، یہ المیہ ہے، یہ سیاست میں تو اب میری بات تو سن لینا، بات تو شیلا بی بی سن لینا، 2 منٹ بات تو سن لے. میں تو چپ کر کے بیٹھا ہوں، میں تو آپ کی باری میں نہیں بولا. نہیں میں بول نہیں رہی، لیکن 1 منٹ میری بات تو سن لیا. میں اپنی باری میں تو بات میں خود ہی کروں گا، آپ مہربانی کریں میں اپنی بات کر کے پھر آپ جواب دے لیں. جی پلیز. دیکھیں اس کو اپریشیٹ تو نہیں کرنا چاہیے جو لوگ فلور کراسنگ، میں اس کے ایز اے پولیٹیکل ورکر میں اس چیز کو اپریشیٹ تو قطعاً نہیں کرتا. ٹھیک ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ لوگ قیادت کے خلاف کیوں بغاوت کرتے ہیں، اس کے اثرات بھی ڈھونڈنے چاہیے. لوگ پارٹیز کیوں چھوڑتے ہیں، یہ پارٹیز کو سوچنا چاہیے. اور پھر پارٹی لیڈر جب اپنے ڈیلیں کر لیں تو ان کے نظریات کوئی نہیں، اس وقت وہ نظریاتی ہوتے ہیں. جب کوئی ورکر کرے تو اس کو پھر آپ نظراتی کہہ لیتے ہیں. تو یہ سب کو سوچنا چاہیے. لیکن میں ایز اے پولیٹیکل ورکر میں اس ہارس ٹریڈنگ کو یا فلور کراسنگ کو مینڈیٹ آپ کے پاس ایک پارٹی کا ہو، آپ دوسرے، میں قطعاً میں اس کو اپریشیٹ. جو پی ایم ایل این کی ایم پی ایز مل رہے ہیں، دیکھیں یہ تو آپ ان سے سوال کریں وہ اپنی قیادت سے کیوں تنگ ہے. وہ پنجاب میں وہ ایک لمبا عرصہ نون لیگ کی حکومت رہی ہے. یونیفیکیشن بلاک میں لوگوں کو دھوس دھاندلی کے ذریعے توڑا گیا تھا. 5 سال حکومت رہی شہباز شریف 2008 سے 13 تک. 5 سال یونیفیکیشن کے 83 بندے. جب لوگوں کو آپ زبردستی اپنی پارٹیوں میں شامل کروائیں گے پولیس کے ذریعے تو پھر جب لوگوں کو تھوڑی سی سپیس ملے گی، بریدنگ سپیس میں ہوگی تو پھر وہ واپس جائیں گے. شہباز صاحب تو آج کہہ رہے ہیں جب ان سے سوال ان کا نہ کسی کو وزیر بنائے نہ مشیر بنائے، وہ تو رضا کرانہ طور پہ آئے. تو دیکھیں رضا کرانہ طور پہ تو نہیں نا کوئی آتا، ان کو نہیں. دیکھیں میں کہتا ہوں کہ یہ میں اس عمل کو اپریشیٹ تو نہیں کر رہا نا، میں کہہ رہا ہوں ڈسکریج بھی کرنا چاہیے. میری بات سنیں، ڈسکریج ایک اگلی ڈگری آئے. کچھ مجبوریاں بھی ہوتی ہیں نا، آپ فوراً آئیڈیلسٹک ہو جاتے ہیں. اگر ماحول آئیڈیلسٹک ہو تو میں بالکل میں کہتا ہوں آئیڈیلسٹک ہونا چاہیے بندے کو. پاکستان کی ڈیموکریسی آئیڈیلسٹک نہیں ہے. یہاں پارٹیز کے اندر جمہوریت نہیں ہے. اس کے اوپر میں ڈیبیٹ کرنے کے لیے تیار ہوں. یہاں تو پارٹیوں کے اندر جمہوریت ہو، یہاں پارٹیوں کی لیڈرشپ بالکل فیئر ٹرانسپیرنٹ ہو، نظام ٹرانسپیرنٹ ہو، کرپشن نہ ہو، پھر بھی ٹھیک ہے بات. ارینجمنٹ نہ ہو، ڈیل نہ ہو، اسٹیبلشمنٹ کے دروازے کے سامنے لوگ نہ کھڑے ہو، پھر بھی آپ کی بات ٹھیک ہے. جب لیڈرشپ خود ایک لیڈرشپ کا رول ہوتا ہے جو لیڈر ٹریول کرتا ہے ورکر تک، ٹھیک ہے، جب اوپر رول ماڈل نہیں ہوگا تو پھر نیچے بھی باتیں پیدا ہوتی ہیں. میرا یہ المیہ ہے. تو پہلے لیڈرشپ کو اپنا رول ماڈل بننا پڑے گا. جنہوں نے پارٹیز کو ہیڈ کرنا ہوتا ہے، جو مین بینیفیشریز ہوتے ہیں پارٹیز کے، ان کو رول ماڈل بننا پڑے گا. پھر جب وہ رول ماڈل بنیں گے تو نیچے چھوٹی موٹی باتیں صاف ہو جائیں گی. قادر بلوچ صاحب، سر یہ پی ایم ایل این کا کیوں شیرازہ بکھرتا ہوا ہمیں دکھائی دے رہا ہے؟ یہ بات تو ویسے چند صاحب کی اس میں وزن ہے کہ لیڈرشپ کو رول ماڈل بننا ہوگا. آپ سے میں جاننا چاہوں گا کیا وجہ ہے کہ 35 ایم پی ایز ایم این ایز کا بھی سن رہے ہیں، اب سینٹ کی بھی بات ہو رہی ہے. قادر صاحب جی انور بھائی، پہلے تو شیلا صاحبہ نے جو باتیں کی، میں نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ پیپلز پارٹی کی طرف سے کوئی مسئلہ پیدا ہو رہا تھا ایجیٹیشن وغیرہ شروع کرنے کا. صرف ٹائمنگ کے اوپر تھوڑا سا مسئلہ تھا. کچھ تو پارٹیاں اس قسم کی وہاں پر مشترکہ رائے بن رہی تھی کہ امیڈیٹلی کوئی کارروائی شروع کیا جائے. پیپلز پارٹی کی طرف سے یہ نقطہ آیا کہ زیادہ تیاری کی ضرورت ہے اور ٹائم لینے کی ضرورت ہے، لیکن کوئی اختلافی بات اس کسی قسم کی نہیں ہوئی اے پی سی کے اندر جس کو یہاں پر موضوع بنایا جائے یا اس کو آگے جو ہے نا پیش کرنے کی کوشش کی جائے. ٹائمنگ کی بات تھی اور ٹائمنگ میں سب نے ایگری کر لیا تھا کہ پبلک کو موبلائز کرنے کی ضرورت ہے، تیاری کی ضرورت ہے، اور سم ویئر محرم کے بعد اگر کوئی کارروائی شروع کیا جانا تھا. یہ ٹائم مزید میں تفصیلات میں نہیں جانا چاہوں گا. تو اختلاف کسی قسم کا نہیں تھا. دوسری بات جو میں کہنا چاہوں گا، یہ جو ہارس ٹریڈنگ کی کارروائی جس طریقے سے لوگوں کو توڑنے کی جو کوشش کی جا رہی ہے، لوگ نہ بھولیں ماضی کو.
PML-Q बना इसी तरीके से, PPP पैट्रियट बना इसी तरीके से। फिर नतीजा क्या निकला, कहाँ है वो? एक पार्टी ऐसी भी थी PML-Q। यार ये फिर दोबारा ये आवाज मेरी अपने गूंज के वापस आने लगी है। अनवर भाई ये दोबारा आप उसी फोन पे ही कार्रवाई कर ले, ये गड़बड़ हो गया दोबारा। जी प्लीज। मैं अर्ज कर रहा था कि कहाँ गया वो PML-Q, कहाँ गए वो पैट्रियट? बेशुमार इस किस्म की पार्टियां लोगों ने बनाई हैं, लोगों को पुलिस के जरिए से प्रेशर डाल के सब कुछ करके, इससे कुछ नहीं होना है। जितने भी तोड़ेंगे इससे ज्यादा इस पार्टी की पॉपुलैरिटी बढ़ेगी। और इंशाअल्लाह जहां तक पाकिस्तानी अवाम का ताल्लुक है, पाकिस्तानी अवाम PML-N के साथ खड़ी है, पॉलिटिकल प्रोसेस को सपोर्ट कर रही है। जब कभी भी कोई इलेक्शन होंगे, अगर किसी किस्म की कोई मुदाखलत नहीं होगी तो इंशाअल्लाह नतीजा इनके हक में निकलेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। जहां तक नदीम भाई का ताल्लुक है, इंसाफ की बात कर रहे हैं, अदल की बात कर रहे हैं, डेमोक्रेटिक प्रोसेस की बात कर रहे हैं। नदीम भाई मेरे फेवरेट है और मैं इस वक्त उसको ज़हनी कर्ब में जिस तकलीफ में मुब्तला है मैं समझ रहा हूँ। मुमकिन माफी चाहता हूँ अगर मैं गलत बात कर रहा हूँ। उनके लिए बहुत प्रॉब्लम है, वो बहुत अच्छी तरीके से बातचीत कर सकते हैं, बड़े डेमोक्रेटिक तरीके से आर्गूमेंट कर सकते हैं। इससे पहले जब पीपल्स पार्टी में थे उनको काउंटर कर लेना, उनके आर्गूमेंट्स का जवाब देना बहुत मुश्किल होता था। अब यहाँ पर एक जगह पे वो कह रहे हैं कि जी वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस के साथ है, अदल के साथ है, फलान के साथ है, दूसरी तरफ से उन्हीं के कुलीग धमकियां देते हैं और फिर कहते भी है। फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि जी ये जो नैब था ये पहले था और उस वक्त उन्होंने क्या किया, अभी हम आए हैं तो नैब कार्रवाई कर रही है। तो अगर नैब उनके कहने के ऊपर कार्रवाई कर रही है, इंतहाई इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स हैं, सबसे बड़े ट्रबल शूटर वही है, अगर वो कहते हैं फिर नदीम भाई अगर कहेंगे कि नहीं भाई उनकी ये जाती राय है, इस किस्म की कोई बात नहीं है। जब खान साहब खुद जब कहते हैं हर दूसरे दिन सब्र उनसे नहीं होता है, फिर बयान देते हैं कि मैं छोड़ूंगा नहीं, कुछ नहीं करूंगा, किसी को मैं छोड़ूंगा नहीं, फिर उसका जवाब देना फिर नदीम भाई के लिए मुश्किल हो जाएगा। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, एक बात ये बहुत जरूरी है इसको नोट करना, वो ये है कि भाई सुबह शाम में पकड़ धक्कड़ ये वो वगैरह, राना सनाउल्लाह साहब अंदर है तो फलाना अंदर है, फलाने को अंदर करो, ये सब कुछ करो, जो कुछ करो, लेकिन मेहरबानी करके ये लोगों के मसाइल की तरफ भी कोई चीज तवज्जो दो, उनके बारे में कोई बयान आना चाहिए, उनके बारे में कोई लाएमल सामने आना चाहिए। महंगाई के बारे में कुछ, बेरोजगारी के बारे में कुछ, प्रोसेसिंग यूनिट के बंद होने के बारे में कुछ, एक्सपोर्ट के कम होने के बारे में कुछ, ये एमएनएसटी के फेलियर के बारे में कुछ, इकोनॉमी अगर संभलना है तो संभलना है, कब तक कितना अरसा और लोगों को ये कर बर्दाश्त करना पड़ेगा, ये मुसीबत उठानी पड़ेगी, इन मामलात के बारे में भी डिस्कशन होना चाहिए। तो हमें बिल्कुल ये जो काउंटेबिलिटी प्रोसेस है इसको कंटिन्यू होना चाहिए, इसको किसी सूरत में इसमें कमजोरी नहीं आना चाहिए, इसको खत्म नहीं करना चाहिए, जारी रहे और चोरों को जो कोई भी उसको छोड़े नहीं, उसको लटका दे, अदालती कार्रवाई के थ्रू ये कार्रवाई कर ले। लेकिन बराहे खुदा ये गरीब अवाम जिस चक्की में फिस रहे हैं उनके लिए भी तो कुछ करना चाहिए। वो इंतजार कर रहे हैं, हर तरफ से चीखो पुकार है, हर तरफ से चीखो पुकार, और ये अगर बाहर निकल गए और किसी शरारती एलिमेंट ने उसके अंदर कोई और शरारत कर दी, ये तबाकुन होगा। मैं कह रहा हूं कि गवर्नमेंट इसके लिए भी तैयारी करे, नदीम चंद साहब को कहूंगा, और अपोजिशन भी इसकी तैयारी करे कि अगर कोई पब्लिक बाहर आ जाती है तो इनको चैनलाइज कर लेना, इनकी एक्टिविटीज को रेगुलेट कर लेना, ये वक्त की जरूरत होगी, कहीं ये ना हो कि इसका नतीजा तबाही की तरफ निकल आए। चंद साहब वो कहते हैं जो आपका सियासी बयानिया है उस पर जरा मोहतरज है, कहते हैं अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस थ्रू कोर्ट्स, लेकिन जब आप लोग उठ के कहते हैं हम नहीं छोड़ेंगे। देखिए उस वजह यह है कि इन्होंने नून लीग ने खसूसी तौर पे जो सियासत की है, जो धरने के दिनों में या धरने से पहले भी, धरने तो आपने दिए, मैं वही बात कर रहा हूँ, उस तशद्दुद का जो एलिमेंट इन्होंने उस वक्त लागू किया और जो पुलिस गर्दी और जो लोग वर्कलोडी कर, उससे पहले ज़ियाउल हक के दौर से लेके आज तक जितनी देखे ना जो कबातें इस वक्त इस मुल्क में, जिनको हम कबातें कहते हैं, जिनको हम बुराइयां कहते हैं पॉलिटिकली, वो सारी की मूजब तो PML-N है। लेकिन सर ये तो नया पाकिस्तान। अच्छा आप मेरी बात सुने, अब नया बनते यार टाइम लगेगा, थोड़ी सी चेंजेस आते आते टाइम लगेगी। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि सुबह लाइट ऑफ की तो ऑन हो गई ऑन, ये सिस्टम चेंज करते करते टाइम लगता है। अब इस वक्त जो सूरत वो कह रहे हैं, वो जो बयानिया है हुकूमत का बयानिया ये नहीं है। हाँ, कोई अपने इलाकों में जाकर बता दे
सरगोदा डिस्ट्रिक्ट है हमारा, मंडी बाउदीन है, मैं चैलेंज करता हूँ एक वर्कर के ऊपर बता दें किसी के ऊपर कोई विक्टिमाइजेशन हुई हो। अब राना सनाउल्लाह साहब इस वक्त मुसीबत में बात नहीं करनी चाहिए, ये मत अल्लाह की भी पकड़ होती है। अच्छा, जो उन्होंने मॉडल टाउन के वाकया में या जो उन्होंने फैसलाबाद में या जो जिस तरह बेताज बादशाह 10 साल वो रहे, जाकर पूछें क्या विक्टिमाइजेशन हुई है, ब्यूरोक्रेसी से लेकर आम वर्कर तक पूछें। लेकिन टू रॉन्ग्स डोंट मेक इट राइट। मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ कि अभी भी उनके साथ इंसाफ होना चाहिए। और ये जो कह रहे हैं अगर उनके साथ इंसाफ, इसमें तो मैंने कहा कि उनके साथ इंसाफ होनी चाहिए, या हार से तो मैं कह रहा हूँ इंसाफ होना चाहिए उनके साथ। अगर उन्होंने मंशियात में इन्वॉल्व है, बिल्कुल मुझे वो तो बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। अगर मॉडल टाउन वाकया में वो इन्वॉल्व है तो कार्रवाई होनी चाहिए। ये जो तंजीमों के साथ ताल्लुकात में वो इन्वॉल्व है तो नहीं है, इन्वॉल्व तो बेगुनाह ज्यादा पॉलिटिकल बेस पे। कादिर साहब कह रहे हैं कि लोग जो हैं वो न उठ खड़े हो, जो देखिए लोग महंगाई बर्दाश्त कर रहे हैं एक अच्छी उम्मीद के साथ। अब ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उनकी उम्मीदों पर कैसा पूरे उतरते हैं। क्या हम उनको इदारों की रिफॉर्म्स करके लोगों के जो रोजमर्रा के मामलात हैं वो ठीक करते हैं? क्या महंगाई कम करने में हम उनकी लोगों की दादरसी कर पाते हैं? अगर हम कामयाब हो गए तो लोग बिल्कुल खुश हैं, लोगों को पता है कि ये मामलात किन की वजह से खराब है, कर्जों में। मेरे ख्याल में ये साल बड़ा क्रिटिकल है, अगला साल लोगों के बेहतरीन वाजिया नजर आएगी, नजर आएगी। और ये आप समझते हैं एक साल में जो आपका पॉलिटिकल ये जो मुश्किल फैसले हैं इस साल में जो हो चुके हैं इस बजट में वो हुए हैं, जो ये एक में असरात तो अब आएंगे, असरात अब शुरू हो गए। और इंशाल्लाह ताला मैं समझता हूँ कि एग्रीकल्चर बेहतर होगी। असास प्रोग्राम में गुर्बत को जो टच किया गया है, जो पॉवर्टी लाइन के नीचे है उन लोगों को जो टच किया गया है, उन लोगों को आप देखें ना, उनको ऑक्सीजन देनी है आपने। जो गरीब है, जो सफेद पोश तबका है, जो काश्तकार है, जो आम दिहाड़ीदार है, जो तनख्वाहदार तबका है, उनको आपने ऑक्सीजन देनी है ताकि वो चले। दौलतमंदों से टैक्स लेके गरीबों पे लगाना है। डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी मेन इशू है और वो हो रही है, कामयाबी के साथ हो रही है, इंशाल्लाह देखेंगे आप। दोस्तों, आवामी पार्टी आप इनके कोलिशन पार्टनर है, क्योंकि आपका भी आवाम की नफ्स पे हाथ है। क्या समझते हैं इनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है इकोनॉमी, आपका मुश्तरका चैलेंज है क्योंकि आपके भी कैबिनेट कोलीग्स हैं? यकीनन है, और इसी उम्मीद के साथ कि देखें जब टैक्स कलेक्शन बेहतर होगी, आपके पास खर्चे कॉस्ट ऑफ गवर्नेंस कम होगी, और जो टैक्स आप कलेक्ट करेंगे वो आप सोशल सेक्टर में इन्वेस्ट करेंगे, आप हेल्थ में करेंगे, आप एजुकेशन में करेंगे, जो महंगाई की मिटिगेशन है वो उस सूरत में होगी। और आने वाले दिनों में हम ये उम्मीद रखते हैं कि इस इकोनॉमिक मेस में पीटीआई के साथ इस जर्नी में इंशाल्लाह इस मुल्क को हम बाहर निकालेंगे। और आप ये भी समझते हैं कि जो बलूचिस्तान के हवाले से इश्यूज हैं, जो अख्तर मेंगल साहब के साथ बात हुई है, उससे जो डेवलपमेंट की भी बात हुई, प्राइम मिनिस्टर साहब का भी कहना है, तो उस पर वंस फॉर ऑल जो एहसास महरूमी है अनवर काकड़ साहब, वो बलूचिस्तान का खत्म हो जाए? देखिए, हम उनकी अपनी पॉलिटिकल पार्टी है, वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी की पोजीशन खुद वाजे कर सकते हैं, बीएनपी मेंगल वाले। जहां तक हमारा ताल्लुक है, हम बड़े कंफर्टेबल हैं जाम कमाल की हुकूमत में। पॉवर्टी एलिविएशन के हवाले से हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको सिंक्रोनाइज कर दें एहसास प्रोग्राम के साथ। हमारे अपने प्रोविंशियल इनिशिएटिव भी हैं, और फेडरल गवर्नमेंट के साथ हम एक उनकी अम्ब्रेला में जो बिग इकोनॉमिक प्लान है उसको लॉन्ग टर्म में चाह रहे हैं कि इस मुल्क में इम्प्लीमेंट करें। हमारी मिनरल पॉलिसी नई इंट्रोड्यूस हो गई है, हम अपने कोस्टल लाइन में जो ब्लू इकॉनमी है उसके हवाले से फेडरल गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। हम अपने एग्रीकल्चर सेक्टर में उसको एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं। हमारी जो वाटर प्रिजर्वेशन है, उनके रिजर्वायर्स को हम बढ़ाना चाहते हैं। इस तरह के बहुत सारी चीजें हैं जिसमें हमारी कोलैबोरेशन फेडरल गवर्नमेंट के साथ है, और हम उम्मीद रखते हैं कि ओवरऑल पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक वेलबींग है उसमें भी बलूचिस्तान का किरदार बहुत नुमाया भी होगा और लीड रोल पे। लास्ट में जनरल कादिर साहब, बलूचिस्तान की, चूंकि आपका ताल्लुक बलूचिस्तान से, सर ये जो चेयरमैन सेनेट को हटाने की बात है, इस पे एक बात है कि जी फर्स्ट टाइम बलूचिस्तान से एक चेयरमैन सेनेट आए हैं, तो आप लोग क्यों कर अब मुझसे रहे कि उनको हटा दिया जाए? मैं एज ए बलोच लीडर भी आपसे पूछ रहा हूं और एज ए पार्लियामेंटेरियन भी आपसे मैं जानना चाह रहा हूं, उन पे तोपों का रुख क्यों अब मोड़ दिया गया है? जनरल कादिर बलोच साहब जी, अगर सिर्फ मैं बलोच बनूं और सियासत से बाहर निकलूं और मुखालिफ अज़्ब इख्तिलाफ से अपने ताल्लुक को ख़त्म कर दूं तो मुझे खुशी होगी अगर सादिक संजरानी साहब कंटिन्यू करें और मैं एक कॉमन मैन होता। लेकिन अपोजिशन ने एक फैसला किया है और उस फैसले के साथ हम कायम हैं, और ये कह देना कि सिर्फ सादिक संजरानी की साहब की वजह से 72 साल में
वो 1.5 साल या 1.25 साल तक उन्होंने गुजारा है, उसकी वजह से बलूचिस्तान के लिए कोई शादियाने बजाने वाली कार्रवाई हुई है, तो ये इसके ऊपर बगैर कमेंट किए मैं इसको इस बात पे छोड़ देता हूँ। और अभी ये भी फैसला नहीं हुआ कि अगला आदमी कौन होगा और कहाँ से आएगा और क्या कार्रवाई करेगा। बलूचिस्तान की बहरीनों का जवाब ये नहीं है कि सादिक सजरानी साहब रहते हैं या कादर साहब रहते हैं या काकर साहब रहते हैं, वहाँ के मसलों की तरफ तवज्जो देने की जरूरत है जिसको उस किस्म की तवज्जो नहीं मिली है। अभी चंद साहब ने बात की थी BNP बेंगल के बारे में, उनसे बातचीत हुआ और कार्रवाई हुआ, और अभी उनको जाके ब्लैकमेल करके 10 अरब रुपए का उन्होंने फंड्स की प्रॉमिस करके उनके वोट्स लेने की कोशिश की गई। भाई अगर उनसे इतनी हमदर्दी थी, वो डे 1 से वो गरीब सपोर्ट कर रहे थे, डे 1 से, और अभी भी कर रहे हैं सर। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर के लिए सपोर्ट किया। और मैं खत्म करना चाहूंगा, तो अभी इस स्टेज OPSDP में 1 रुपया उनके लिए शामिल नहीं किया गया। इधर से MQM में उधर इनको ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं। PSDP बाहर निकला, गवर्नमेंट ने बनाई है ना, मैंने तो नहीं बनाया था वहां पर। अगर इनसे सिंसियरिटी थी तो इनके प्रोजेक्ट वहां पर शामिल हो जाती। न MQM के शामिल थे, न BNP बेंगल के थे। ये है इंसाफ इस पार्टी का। आखिर में आके गला उनको दबा के और ब्लैकमेल करके उनसे वो सबमिशन लेते हैं कि ये कार्रवाई इस तरह से करनी है, उस तरह से करना है। वक्त खत्म हो जाता है कि अख्तर बेंगल साहब तो बड़े आजाद मंच किस्म के सियासतदान हैं, उनको तो कोई ऐसे दबा नहीं सकता। बार के भी आपकी राय थी। जनरल कादिर गोर साहब आपका बहुत शुक्रिया। अनवारुल्लाह काकड़ साहब, हमारे साथ नदीम अफजल चंद साहब और शैला रजा भी मौजूद थी। व्यूअर्स, हमने मुल्क की सियासी और इक्तिसादियात पर गुफ्तगू की। आने वाले दिनों में देखते हैं कि मुल्क के सियासी और इक्तिसादी हालात क्या अख्तियार करते हैं। वी विश ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज वेल। उम्मीद करेंगे कि पाकिस्तान में जो सियासी और मौशी इस्तेकाम है वो आने वाले दिनों में बढ़ेगा। कल तक के लिए सैयद अनवारुल हसन और पूरी प्रेशर टीम को इजाजत दीजिए। अपनी राय से हमें जरूर नवाजिएगा। कल तक के लिए अल्लाह ने के बाद।